सब्सक्राइब करें अभी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर ऑफ टैक्स में स्वागत करता हूं। जैसा हम सब लोगों को इस बात का आइडिया है कि जीएसटी को आज शुरू हुए लागू हुए इस एक्ट को 1 महीना हो चुका है और अब टैक्सेस पे करने की बारी आ रही है कि जो जुलाई महीने के टैक्सेस हैं वो हम लोगों को अगस्त महीने में भरने हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना है कि हम लोग टैक्सेस कैसे पेड कर पाएंगे, कब पेड करने हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने हम लोगों को मेथड स्पेसिफाइड की हैं जीएसटी लॉ के अंदर कि टैक्सेस कैसे पेड किए जा सकते हैं, और यदि हम टैक्सेस टाइम पर नहीं पेड करते तो हमारे लिए क्या लायबिलिटीज़ और पेनल्टीज़ रहेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जीएसटी में टैक्सेस को पेड करने के लिए 4 मेथड स्पेसिफाइड किए गए हैं। पहला है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। आपके पास करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी आपके अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं उसकी इंटरनेट बैंकिंग आपके पास अगर आपने अवेल की हुई है कि आप अपने कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप पे जाइए और वहाँ से आप टैक्सेस पेड कर सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ है, आप डालें और उसके थ्रू आप अपने जीएसटी के चलान्स की पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ आरटीजीएस है और एनईएफटी है। इन मेथड्स के द्वारा भी आप अपने टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड दिया गया है अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके द्वारा आप अपने टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं। चौथा मेथड, ये तीनों के तीनों हमारे ऑनलाइन मेथड्स हैं। इसके अंदर जितना मर्जी आप अमाउंट टैक्सेस का पेड कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप 10,000 की पेमेंट करिए, चाहे आप 1 लाख की पेमेंट करिए, चाहे आप 50 लाख की पेमेंट करिए, इन मेथड्स में आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशंस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ईजिली आप जब चाहें जितना मर्जी आप टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं। चौथा मेथड जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ के अंदर स्पेसिफाइड किया है वो है जी कि अगर आपने ऑफलाइन कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपको चालान जनरेट करना होगा, और चालान जनरेट करने के लिए आप मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उस कंडीशन के अंदर आप केवल एक टैक्स पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको बड़ा आसानी से दूसरे शब्दों में डिफाइन करने की बात करता हूँ। तो अगर आपने कोई टैक्सेस की पेमेंट करनी है और आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना डेबिट है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की कोई फैसिलिटी है, ना आप आरटीजीएस या एनईएफटी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप एक बारी में एक टैक्स पीरियड के अंदर से ज़्यादा ऑफलाइन 10,000 रुपये तक की पेमेंट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग भी होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। इससे ना केवल आपका समय बचेगा कि आपको बार बार बैंकों में जाके आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी और लाइनों में लगना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और ज़रूर क्लियर कर दूँ कि आपको अपने अकाउंटों के अंदर जाके अपना जीएसटी टिन ज़रूर अपडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चार्जेस लगेंगे, जो भी बैंक आपसे चार्जेस लेगा डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने का या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने का, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पेड करना पड़ेगा जो कि 18% रहेगा। नेचुरली अगर आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज़ जो बन रहे हैं आप उनकी फैसिलिटीज़ लेने के लिए अगर आप ये फैसिलिटीज़ लेंगे तो आपको बैंकों को उसकी सर्विसेज के ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो करंट अकाउंट्स हैं आप अपने करंट अकाउंटों पे जाके आपकी फर्म का जो जीएसटी टिन नंबर है आप वहाँ पे अपना अपडेट करवा लीजिए, ताकि जब भी बैंक आपसे जो आपको सर्विसेज दे रहा है, जो भी वो चार्जेस ले, वो आपको वापस इनपुट टैक्स के रूप में वापस हो सके। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी नेटवर्क के अंदर हमारे 3 टाइप के लेजर हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में मैं पहले आपसे बात करता हूँ कि जब भी कोई आप माल खरीदेंगे या जब भी कोई आप एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे तो जितना भी आप टैक्स उसके ऊपर पेड कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएसटी का है, चाहे वो एसजीएसटी का है, चाहे वो आईजीएसटी का है, जब आप कोई पेमेंट करके आएंगे तो वो आपकी जीएसटी नेटवर्क के ऊपर आपके लेजर के अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगा। जितना टैक्सेस आपने पेड किया है वो क्रेडिट साइड में आपका शो करेगा कि आपने माल खरीदती दफ़ा या कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट करती दफ़ा इतने स्टैट्यूटरी जो ड्यूज़ आपने जीएसटी के लिए दिए हैं
वो कोई भी हो सकता है, वो CGST भी हो सकता है, वो SGST भी हो सकता है, वो IGST भी हो सकता है, वो UTGST भी हो सकता है। तो वो आपके लेजर के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी क्रेडिट साइड के अंदर। ये हमारा जितना भी हमने ITC पेड, जितना भी हमने टैक्सेस पेड किए हैं, वो ITC के रूप में हमारे क्रेडिट में आ जाएगा। और ये जो हम लोगों ने जो हमारा लेजर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें से जब हम लोग जितना भी हमारी जो लायबिलिटी बन रही है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, जितनी भी हम लोग पेमेंट अपनी एडजस्ट करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, वो डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अर्थात क्रेडिट में जो हमने परचेज करते दफ़ा पेमेंट करी, और डेबिट के अंदर जब हम लोगों ने कोई माल बेचा और सरकार के प्रति हमारे कोई स्टेचुटरी ड्यूज निकल कर आ रहे हैं, CGST निकल कर आ रहा है, या SGST निकल कर आ रहा है, या IGST निकल कर आ रहा है, तो वो जो स्टेचुटरी ड्यूज होंगे वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट साइड में सेट ऑफ की एंट्री डालकर पेमेंट कर पाएंगे। और यदि इसके अलावा फिर भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर कोई बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा लेजर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जब भी आप कोई अपने स्टेचुटरी ड्यूज की पेमेंट करेंगे, चाहे वो डेबिट कार्ड से करेंगे या चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, वो आपकी क्रेडिट साइड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की आप एडजस्टमेंट कैसे कर पाएंगे? आपने कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेड करनी है, आपने कोई इंटरेस्ट पेड करना है, आपने कोई पेनल्टीज पेड करनी है, कोई आपकी सेस की पेमेंट करनी है, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने स्टेचुटरी ड्यूज पेड की हैं वो उसमें से वहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे। और तीसरा जो लेजर की बात मैं कर रहा हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये आपकी लायबिलिटी के बारे में दर्शाएगा कि आपकी कितनी लायबिलिटी बन रही है और आपने कैसे कब कितनी पेमेंट आपने इसके अंदर करनी है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपके पास IGST पड़ा है या CGST पड़ा है या SGST पड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपने कोई माल खरीदा हुआ है आउट ऑफ स्टेट से और आपने वहाँ IGST पे किया हुआ है, तो जो आपने IGST पे किया हुआ है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की क्रेडिट साइड में शो करेगा। और इसकी सेट ऑफ आप सबसे पहले पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपने इसका क्रेडिट का एडवांटेजेस लेने हैं, इसको सेट ऑफ करना है, तो सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले अगर आपकी कोई स्टेचुटरी ड्यूज बनते हैं, पेमेंट बनती है IGST आउटपुट लायबिलिटी के, आपने कोई माल बाहर भेजा हुआ है, आउट ऑफ स्टेट माल आपने भेजा हुआ है और उससे IGST आपने चार्जेस लिए हुए हैं, और आपने कोई माल खरीदा भी हुआ है, उसका भी आपके पास इनपुट टैक्स पड़ा है IGST के रूप में, तो सबसे पहले जो IGST आपके पास क्रेडिट के रूप में पड़ा है उसकी आप पेमेंट करने के लिए सबसे पहले IGST की पेमेंट करेंगे, फिर CGST की पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद SGST की पेमेंट करेंगे। ये मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास क्रेडिट लेजर के अंदर कोई आपके पास ITC पड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, तो उसको आपको पहले पहले कैसे कैसे सेट ऑफ करना है। IGST का कोई क्रेडिट है, आपने कोई स्टेट आउट ऑफ स्टेट से कोई माल खरीदा हुआ है, वहाँ पे आपने कोई ड्यूज़ दिए हुए हैं GST के लिए टैक्सेस के रूप में, तो सबसे पहले अगर कोई आपके स्टेचुटरी ड्यूज़ बनते हैं, पेमेंट बनती है IGST की, तो उसको आप वहाँ सेट ऑफ करेंगे, फिर CGST की सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो SGST की पेमेंट की सेट ऑफ करेंगे। अब CGST के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास CGST, अगर आपने कोई विद इन स्टेट कोई माल खरीदा हुआ है और वहाँ आपने कोई CGST की पेमेंट की हुई है, अब इस CGST का क्रेडिट आपने अगर सेट ऑफ करना है तो सबसे पहले CGST की आउटपुट लायबिलिटी में से, फिर आपने करना है उसको IGST की लायबिलिटी में से, और इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो आप SGST की पेमेंट CGST में सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। अब बात हो जाती है SGST की। सबसे पहले SGST की पेमेंट को सेट ऑफ करेंगे, फिर IGST की पेमेंट को करेंगे। CGST की पेमेंट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते SGST से। दूसरे शब्दों में बड़ा आसान से डिफाइन करूं, CGST की अगर आउटपुट कोई लायबिलिटी पड़ी है और आपके पास कोई उसका SGST का इनपुट टैक्स पड़ा है, तो आप दोनों सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ना CGST ना SGST दोनों आपस में वाइस वर्सा दोनों सेट ऑफ नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आपकी कोई सेस की पेमेंट बन रही है तो सेस की पेमेंट आप ना तो IGST में, ना CGST में, ना SGST में सेट ऑफ कर पाएंगे। ये आपको प्योरली पेमेंट अपने स्टेचुटरी ड्यूज की या तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या उसका आपको चालान के द्वारा या डेबिट और क्रेडिट के कार्ड के द्वारा आपको देना पड़ेगा।
अब मैं बात करता हूं आपसे, मैं ऑर्डर के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको टैक्सेबिलिटीज का कैसे किस ऑर्डर में पेमेंट करनी है। यदि आपकी कोई स्टेचुरी आउटपुट लायबिलिटी पिछले मंथ की पेंडिंग पड़ी है तो सबसे पहले आप उसकी पेमेंट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने जुलाई महीने की पेमेंट नहीं करी और आप सबसे पहले अगस्त की पेमेंट कर जाएंगे, नहीं। सबसे पहले आपको जुलाई के महीने की अगर कोई आपकी आउटपुट लायबिलिटी बनती है आपको वो सेट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप करंट मंथ का अगर कोई आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई आपकी डिमांड निकल कर आ जाती है, कोई आपको डिपार्टमेंट ने कोई आपको नोटिस दे के आपसे डिमांड के बारे में कोई बात की हुई है, आपके अगेंस्ट कोई डिमांड निकली हुई है, उन पेमेंट्स को आप सेट ऑफ कर पाएंगे। सबसे पहले कोई आउटस्टैंडिंग आपके पास कोई स्टेचुरी ड्यूज पड़े हैं, आप उसको सेट ऑफ करेंगे, पेमेंट करेंगे। फिर करंट मंथ के आपके कोई स्टेचुरी जो ड्यूज पेमेंट पेंडिंग बनती है आप उसकी पेमेंट करेंगे। और थर्ड वन में आ जाता है अगर कोई आपकी डिमांड पेंडिंग पड़ी है। यदि आप टैक्सेस टाइम पर नहीं पेड करेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अंदर ये डिफाइन किया है कि आपको 18% ब्याज सालाना देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ, यदि आप एक दिन भी या एक दिन भी लेट हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई स्टेचुरी ड्यूज़ की पेमेंट टाइम पर नहीं करी जो हमारी अगस्त में बनती थी, अगस्त की बजाय अगर आप सितंबर में पेमेंट करने जा रहे हैं तो पूरे के पूरे महीने का टैक्स आपको चार्ज कर देना पड़ेगा। 1.5% पर मंथ के हिसाब से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सालाना 18% है। ये वो हैं जब आपकी ड्यूज़ निकल कर आ रही हैं। और यदि आपने कोई गलत आईटीसी का एडवांटेज ले लिया या आपका बनता नहीं था आईटीसी और आपने फिर भी उसको सेट ऑफ कर लिया आउटपुट लायबिलिटी में से, या बनता 100 रुपये था और आपने 150 रुपये ले लिया। दूसरे शब्दों में अगर आपने एक्सेस आईटीसी का एडवांटेज ले लिया और बाद में आपकी ये निकल कर आता है कि आपने गलत एडवांटेज ले लिया तो उस कंडीशन के अंदर आपको 24% ब्याज देना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, तो आईटीसी का एडवांटेज लेती दफ़ा या आईटीसी को या इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट करती दफ़ा एक बार ज़रूर सारी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट की फिगर है वो 18% ना लग के 24% लगेगी। मीन्स महीने का 2% आपको एडिशनल ब्याज देना पड़ेगा। और यदि आपका कोई रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ लेना बनता है तो डिपार्टमेंट आपको 6% ब्याज लेगा 18 और 24 देगा आपको केवल सालाना 6% ब्याज। तो कृपया करके इस बात का ध्यान करके चलिएगा कि सारे टाइम पर आपकी लायबिलिटीज़ पेड हो जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं आपसे बात कर लेता हूं कि बैंक ने डेबिट और क्रेडिट के लिए कौन कौन से बैंकों को ऑथराइज़ किया है, किन किन का आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना रहे। उसमें मेन बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी बैंक है, आईओबी बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, आईसीसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, एक दो बैंक और भी हो सकती हैं। इन सब के डेबिट और क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हैं करंट अकाउंट्स में, आप उनके थ्रू उनकी पेमेंट्स कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग के लिए आपको जो ऑथराइज बैंक किए गए हैं दैट इज़ एसबीआई, पीएनबी, जे&के है, ओबीसी है, आईओबी है, एक्सेट्रा। इस ढंग से डिफरेंट बैंक्स हैं जो स्पेसिफाइड किए गए हैं नेट बैंकिंग के लिए। यहाँ डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि आपके पास 2 मोड ज़रूर होने चाहिए। आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा इंटरनेट बैंकिंग की भी आप फैसिलिटी ज़रूर ले लें, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं या जो हमारी वेबसाइट्स हैं, अक्सर जब हम लोग उसके ऊपर टैक्सेस पेमेंट के ऊपर लास्ट के डेज़ के अंदर जब पेमेंट्स के लिए जाते हैं तो अक्सर साइट्स क्रैश हो जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पेमेंट करने के लिए तैयार हों और एक ही मेथड हमारे पास और उस मेथड के द्वारा हम लोग टैक्सेस ना पेड कर पाएँ। इस बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको सजेशन और देना चाहूँगा, अगर आपके कोई स्टेचुरी ड्यूज़ निकल कर आते हैं, कोई आपकी पेमेंट सरकार के प्रति निकल कर आती है, जैसे जुलाई की अगर आपको रिटर्न अपनी फाइनलाइज करनी है, अपलोड करनी है 20 तारीख को, तो अगर आप 17 तारीख को कोई स्टेचुरी ड्यूज़ की पेमेंट करेंगे तो जब वो जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि सिस्टम ने कम से कम 1-2 दिन का टाइम ज़रूर मांगा हुआ है कि आप जब भी कोई पेमेंट करेंगे वो पेमेंट आपके लेजर में 1-2 दिनों के बाद ही रिफ्लेक्ट कर पाएगा। और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा उसी के बाद ही आपकी वो स्टेचुरी ड्यूज़ उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो पाएंगे, अदरवाइज वो स्टिल पेंडिंग आ जाएगा और फिर आपको फाइनल रिटर्न करती दफ़ा फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपकी कोई स्टेचुरी ड्यूज़ बनते हैं, आपकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है सरकार के प्रति, तो आप उसको 17 तारीख
या 18 तारीख तक हालत में क्लियर कर दें। 1-2 दिन का गैप ज़रूर लेके चलें, ताकि 20 तारीख को जब आप अपने फाइनल रिटर्न अपलोड करने जाएं तो उस समय तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आपने पेमेंट करी है उसको ज़रूर क्रेडिट साइड में शो कर दे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें, इसके ऊपर अपनी जो उन्होंने बिजनेस की प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग कर सकें। आप बेल आइकन को, हमारे इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम लोग कोई नई अपडेट्स डालें आपके पास ईजिली अवेलेबल हो सकें। आप हमें अपने कमेंट्स दें, आप हमें हम लोगों को अपनी जो भी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत भरपूर कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा कि हम लोग आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई दें, टाइम पर दें। थोड़ा सा पिछले दिनों में आप लोगों से हाथ कम मिल पाया, उसका इशू ये था कि लास्ट डे 31 जुलाई के कारण हम लोगों के पास हैवी प्रेशर था। हम लोगों ने सेल टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करनी थी, सर्विस टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी थी, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी थी, और आपको पता ही है कि वेबसाइट जो गवर्नमेंट की थी वो क्रैश हो गई थी। गवर्नमेंट ने उसके लिए हम लोग को थोड़े से टाइम भी दिया, लेकिन स्टिल आज भी वो वर्किंग नहीं कर पा रही। तो उस दौरान हम लोगों ने, हो सकता है आपकी कुछ क्वेरीज को रिप्लाई करने में हम लोग थोड़ा लेट हो गए हों, लेकिन पूरी कोशिश रही है हमारी कि हम लोग आपकी सारी क्वेरीज को, जितनी भी हमें मेल पर मिल रही हैं या मैसेंजर्स बॉक्स पे आ रही हैं, हम उसका रिप्लाई दे सकें। इसके अलावा आपकी कोई सजेशन है, कोई आपकी ओपिनियन है, कोई आपकी क्वेरी है, आप हमारी मेल पर, आप हमारे इस चैनल पर डालिए, हम उसका इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी में जो भी आप प्रॉब्लम आपको आ रही है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी के बारे में नॉलेज गेन कर सकें। जितनी भी हम लोगों को समझ आ रही है, हम लोग सारा आपके साथ डाटा पूरा का पूरा शेयर कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका भरपूर सहयोग के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, जिस हिसाब से आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, तहे दिल से मैं और मेरी टेक्निकल टीम का आपके इस प्रेम के लिए हार्दिक दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।